नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आज हम खैरागढ़ उपचुनाव की बात करेंगे, क्योंकि आज भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उपचुनाव को लेकर शेड्यूल जारी हुआ है। शेड्यूल में कहा गया है कि 17 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और आज से आचार संहिता उन इलाकों में लागू कर दी गई है जिन इलाकों में चुनाव है। उसमें खैरागढ़ विधानसभा भी है, जहाँ पे दिवंगत नेता देवव्रत सिंह के निधन के बाद वहाँ पे उपचुनाव होने हैं। शेड्यूल के मुताबिक जो है 12 अप्रैल को चुनाव है और 16 अप्रैल को खैरागढ़ को एक विधायक मिल जाएगा। चूँकि 17 मार्च से पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो बीच बीच में तमाम शेड्यूल है, उसमें नाम वापसी की प्रक्रिया है, नाम स्क्रूटनी होगी, तमाम चीज़ें हैं, तो हम उस पर बात करेंगे। और आज चूँकि खैरागढ़ विधानसभा को लेकर हम आज इसलिए बात करने वाले हैं कि हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वशिष्ठ नारायण मिश्रा, भिलाई निगम के 5 बार के पार्षद हैं और देवव्रत सिंह के काफ़ी करीबी हैं। काफ़ी करीबी का मतलब ये कि 2003 का जो चुनाव था, उस चुनाव में वे संचालक भी रहे, चुनाव संचालक। पूरी बात करेंगे कि चुनाव कैसे होते थे उस समय और देवव्रत सिंह के साथ उनका रिश्ता कैसा था, देवव्रत सिंह के करीबी कैसे हुए, पूरी बात करेंगे। चूँकि हम ये भी बता दें, भिलाई टाइम्स की टीम जिस तरीके से निकाय चुनाव को कवर करी, उसी तरीके से खैरागढ़ उपचुनाव को भी कवर करने की कोशिश करेगी, उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चूँकि इस बार थोड़े संसाधन अच्छे हैं, टीम मजबूत है, तो आपको ज़्यादा अच्छा मज़ा आएगा कि चुनाव की तरह कोशिश करेंगे कवर करने की। तो शुरुआत करते हैं। पहले तो बताइए कि 2003 आप देवव्रत सिंह के कैसे करीब आए और कैसे उनको इंट्रोड्यूस हुए, मुलाकात कैसे हुई, पूरी कहानी पर थोड़ा बताइए। देवव्रत सिंह से मेरा परिचय, घनिष्ठता का परिचय वर्ष 2000 में हुआ। उससे पहले मैं देवव्रत सिंह को कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विधायक उपचुनाव का चुनाव लड़ा के रूप में जानता था। 1995 में देवव्रत सिंह की माताजी का निधन हुआ और उपचुनाव की स्थिति बनी। देवव्रत पहला उपचुनाव लड़े और सबसे युवा विधायक के रूप में उन्होंने वो उपचुनाव जीता। अविभाजित मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की अविभाजित मध्य प्रदेश के समय दिग्विजय सिंह प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और चूँकि दिग्विजय सिंह के देवव्रत के परिवार से दिग्विजय सिंह जी का परिवार का पारिवारिक संबंध रहा है। देवव्रत की बुआ दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी की पत्नी रही और खैरागढ़ में दिग्विजय सिंह जी का परिवार का संबंध इस नियत से रहा। 1995 के चुनाव जीतने के बाद जो मुख्य चुनाव हुआ 1998 का, दोबारा देवव्रत ने चुनाव लड़ा और चुनाव जीता। उसके बाद राज्य बन गया छत्तीसगढ़ का, तो राज्य में प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रथम अजीत जोगी मुख्यमंत्री बने और देवव्रत को मंत्री बनने को लेकर बातचीत किया गया, तो देवव्रत ने मंत्री बनने से मना किया और छत्तीसगढ़ प्रदेश के युवक कांग्रेस के राज्य बनने के बाद के पहले अध्यक्ष के रूप में देवव्रत प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष बने। और उसी कालखंड में भिलाई शहर जिला का पहला युवक कांग्रेस का अध्यक्ष मैं बना, मुझको बनाया गया और दुर्ग जिला ग्रामीण युवक कांग्रेस का अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव को बनाया गया। और उसी समय से मेरा उनसे बड़ा पारिवारिक और बहुत घनिष्ठ संबंध हुआ। मैं उस कालखंड का देवव्रत के पूरी यूथ कांग्रेस की टीम का सर्वश्रेष्ठ जिलाध्यक्ष के रूप में। भिलाई का दायरा कितना होता था, मतलब क्या भिलाई पूरा भिलाई, मतलब पूरा भिलाई, मतलब पूरा भिलाई जिसमें नगर निगम का क्षेत्र 6 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी हुआ करती थी। जिला कांग्रेस कमेटी में 6 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का क्षेत्र था, जिसमें डुंडेरा, पुरैना, जोरा तराई, रिसाली का पूरा क्षेत्र, वैशाली नगर विधानसभा वर्तमान पूरा, भिलाई नगर विधानसभा वर्तमान पूरा, दुर्ग ग्रामीण का हिस्सा छोड़ के शहरी जो हिस्सा है वो पूरा भिलाई नहीं, दुर्ग शहर नहीं, दुर्ग ग्रामीण का हिस्सा विधानसभा का छोड़ दे तो जो दुर्ग ग्रामीण का शहरी हिस्सा है वो भी भिलाई शहर जिला कांग्रेस कमेटी के
क्षेत्र अंतर्गत आता था और उस पूरे कार्यकाल में देवव्रत से संबंध बना और उसी दरमियान 2003 में पार्षद बन गए थे आप? हाँ, 2000 में हम पार्षद, हम लोग भी अविभाजित मध्य प्रदेश में हम लोग पार्षद बन चुके थे। छत्तीसगढ़ राज्य बना तब हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य के पार्षद के रूप में गजेटेड हुए, लेकिन उससे पहली बार कांग्रेस से नहीं लड़े थे आप ना? नहीं, मैं पांचों चुनाव निर्दलीय लड़ा था। मुझको कांग्रेस से टिकट दिया गया था, लेकिन मैं टिकट छोड़कर कांग्रेस से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और देवव्रत 2003 का जो अपना प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रहते जो विधानसभा का चुनाव लड़े, तो उस चुनाव में हम लोगों ने चुनाव का संचालन का काम किया। उस चुनाव में देवव्रत के खिलाफ उनके परिवार के जितने भी चुनाव हुए, उनके संचालक, उनके परिवार के पारिवारिक सदस्य सिद्धार्थ सिंह जी 2003 में देवव्रत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। उसका भी कारण ये था कि डॉक्टर रमन सिंह जो लोकसभा का चुनाव लड़े मोतीलाल जी वोरा के खिलाफ, उस समय भारतीय जनता पार्टी से कोई मोतीलाल जी वोरा के खिलाफ लड़ना नहीं चाहता था। डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा का चुनाव हार चुके थे, तो डॉक्टर साहब को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और डॉक्टर साहब लोकसभा के सदस्य मोतीलाल जी वोरा को चुनाव हराकर बने। और चूंकि सिद्धार्थ सिंह जी और रमन सिंह जी का रिश्तेदारी का मामला था, तो सिद्धार्थ सिंह जी को भारतीय जनता पार्टी जी का काम करना पड़ा और वो काम करते करते में परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि विधानसभा का भी चुनाव उनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ाया गया। और उस चुनाव में कमलेश्वर वर्मा, एक लोधी समाज के, उन्होंने देवव्रत के खिलाफ बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 21,000 वोट उनको मिला था। देवव्रत वो चुनाव जीते और उस चुनाव जीतने के बाद देवव्रत विधायक के रूप में काम करते करते में फिर एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ कि देवव्रत को लोकसभा का चुनाव 2004 में लड़ा दिया गया कांग्रेस से। तो देवव्रत वो चुनाव प्रदीप गांधी से हार गए और देवव्रत वो चुनाव हारने के बाद फिर एक देश में बड़ा स्टिंग ऑपरेशन हुआ, एक आज तक चैनल है। हाँ, ऑपरेशन दुर्योधन। उसमें प्रदीप गांधी जी को कल्प्रिट माना गया, उनके वो लोकसभा की सदस्यता से उनको बर्खास्त किया गया। फिर उपचुनाव की परिस्थितियां बनी तो देवव्रत लोकसभा का उपचुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी से लीलाराम भोजवानी प्रत्याशी हुए और देवव्रत लगभग 51,000 वोट से लोकसभा का चुनाव उनने जीता। और लोकसभा के चुनाव जीतने के बाद जो उपचुनाव की स्थिति बनी, देवव्रत के विधानसभा के विधायक होने के बाद इस्तीफा देने पर खैरागढ़ की 2007 की बात है। हाँ, 2007 में। तो उनकी पत्नी पद्मा देवी, सीट से देवव्रत सिंह पहले विधायक थे, उनको सांसद जाना पड़ा, सदस्य बनने के बाद इस्तीफा दिया। तो पद्मा देवी जी को उनके परिवार से कांग्रेस प्रत्याशी देवव्रत सिंह की पहली पत्नी को उस समय तो पत्नी को टिकट दिया गया और उस चुनाव में भी हम लोगों ने काम किया। लेकिन उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक लोधी को चुनाव लड़ाया और हल और महल नारा बना। तो हल को लोगों ने, जिस देवव्रत को लोकसभा में खैरागढ़ से 18,000 का लीड मिला था, उसी जगह से उनकी पत्नी को 18,000 से 3 महीने के अंदर ही चुनाव हारना पड़ा। देवव्रत सिंह की पत्नी हार गई चुनाव 2007 में। फिर 2008 का जो 2008-9 का जो विधानसभा चुनाव था, उसमें कोमल जंगेल कोमल जंगेल भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए और देवव्रत सिंह के परिवार से जुड़े हुए बहुत सीनियर लोधी समाज से मोतीलाल जंगेल जी को देवव्रत ने टिकट दिया लोकसभा विधानसभा का। और मोतीलाल जंगेल जी कोमल जंगेल से चुनाव लड़े और मोतीलाल जंगेल जी चुनाव हार गए। और भाजपा पहली बार बहुत वर्षों बाद देवव्रत के खैरागढ़ के राज घराने का जो गढ़ था उस किले को ढहा दी थी, ध्वस्त किया। इसका इनाम भी कोमल जंगेल को मिला, संसदीय सचिव उनको बनाया गया था 2008 में। उनको विजय बघेल भी यहाँ से पाटन से चुनाव जीते थे, वो भी संसदीय सचिव बने, कोमल जंगेल भी बने थे और वो कोमल जंगेल फिर विधायक रहे। उसके बाद फिर नया राजनीतिक घटनाक्रम में फिर से देवव्रत को लोकसभा लड़ना पड़ा, चूँकि लोकसभा के सदस्य थे।
2009 की बात है। मधुसूदन यादव बीजेपी से थे। महापौर थे, उनको कैंडिडेट बनाया गया तो मधुसूदन यादव चुनाव। मधुसूदन यादव महापौर नहीं थे, पार्षद थे, मोतीपुर से पार्षद को टिकट दिए थे, सभापति थे, सभापति अध्यक्ष थे, निगम अध्यक्ष। शायद महापौर भी रहे थे करके मेरे दिमाग में। महापौर तो अभी हाल में थे। हाँ, तो सभापति को तो उनको लड़ाया गया तो मधुसूदन लोकसभा के सदस्य बने, देवव्रत चुनाव हार गए। उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ, उस विधानसभा के चुनाव में देवव्रत को टिकट नहीं मिली 2013 में। और फिर टिकट मिली गिरवर जंगेल को, जो विधायक बने कांग्रेस से। फिर 2019 में फिर से 2018 में गिरवर जंगेल को फिर से टिकट मिली और देवव्रत जोगी कांग्रेस से चुनाव लड़े और 900 वोट से चुनाव जीते। और उसके बाद देवव्रत राजनीतिक रूप से जोगी कांग्रेस के विधायक के रूप में खैरागढ़ में सक्रिय रहे। लेकिन पूरे 3 साल में ये देखा गया कि देवव्रत कांग्रेस के लोगों के संपर्क से ही राजनीति लगातार करते रहे। देवव्रत सिंह का जीवन, जो राजनीतिक जिंदगी है, जो राजनीतिक घटनाक्रम उनकी ज़िंदगी में है, बहुत उतार चढ़ाव है, कभी अच्छा कभी बुरा, सब कुछ उन्होंने देखा उस पूरे ज़िंदगी में। एक चीज़ और कि वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, बोलते बहुत अच्छे थे, मतलब कई टीवी चैनल में उनको डिबेट पे भेजा जाता था कि भैया आप जाइए, बोलते बहुत बढ़िया थे वो। देवव्रत बहुत ही राजनीति का जानकार, समाज के मामले में नस को पकड़कर समझने वाला इंसान, क्षेत्र के विकास के मामले में, राज्य के आगे होने के मामले में उनकी जो समझ थी वो बहुत ही व्यापक और बहुत ही गहरी समझ रखने वाला इंसान। नारा क्या होता था जब पहली बार आप 2003 में जब चुनाव संचालक बनकर गए थे, अपनी टीम लेकर यहाँ से भिलाई के लेके गए थे, तब नारा क्या होता था? चुनाव कैसे लड़ा जाता था उस समय? नारा मतलब देवव्रत का चुनाव लड़ने का तरीका, जो देवव्रत को आप ऐसा बोल सकते हैं कि हर एक पोलिंग बूथ में अपने तरीके का रिश्ता उस व्यक्ति का जनता के साथ, हर एक वर्ग के लोगों के साथ, मतलब कोई बच्चा आ जाए तो उससे बच्चा बनकर उससे व्यवहार कर लेना, कोई सियान आ जाए तो उससे सियान बन के व्यवहार कर लेना, कोई पढ़ा लिखा आ जाए तो उससे पढ़ा लिखा बनकर व्यवहार कर लेना, कोई अगर नहीं पढ़ने वाला, नहीं साक्षर आ जाए तो उससे वैसा व्यवहार कर लेना। और उसको मट्टी की बड़ी समझ थी, मतलब छत्तीसगढ़ की मट्टी की बड़ी समझ थी। बहुत अच्छा किसान बोल लीजिए आप, बहुत अच्छा प्रोफेशनल बोल लीजिए आप। और राजनीति में देवव्रत अगर राजनीति में गति में क्रम से रहते तो आज उनका स्थान कुछ और होता। पद्मा देवी चुनाव जब लड़ी 2007 के उपचुनाव में, रीज़न क्या रहा होगा, क्यों हार गई थी उस समय? क्योंकि अभी फिर से उनका नाम आ रहा है, पद्मा देवी दोबारा चुनाव लड़ने वाली है, ये बातें कही जा रही, कांग्रेस से दावेदारी कर रही हैं, जो उनकी पहली पत्नी थी उस समय। आपको शायद डेमोग्राफी को लेकर अगर अपन चर्चा करें तो कवर्धा से लेकर पंडरिया तक, जिसमें साजा, बेमित्रा और खैरागढ़ भी मान लीजिए, लोधी बहुत है, लोधी बाहुल्य क्षेत्र है। और सामाजिक रूप से विधानसभा में एक भी लोधी नहीं प्रत्याशी बनाया जाता था। तो बीजेपी ने एक लोधी प्रत्याशी बनाकर समाज को मैसेज दिया और समाज लोधी प्रत्याशी होने का पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी को। राजमहल वर्सेस माटी पुत्र किसान पुत्र, ये भी लड़ाई रही होगी कि नारा रहा? नारा ही महल और हल नारा ही था। इस बार हल घुसेगा महल में, ये नारा ही था। और इसके इस लोधी को लड़ाने को लेकर जो दृष्टिकोण था वो हेमचंद यादव चूँकि प्रभारी बनाए गए थे, हेमचंद यादव और
प्रेम प्रकाश जी के प्रत्याशी के रूप में ही लोधी, उनके सुझाव के रूप में ही लोधी लड़ाया गया। सन 2003 में सिद्धार्थ सिंह बीजेपी से चुनाव लड़े, जो पूरे परिवार का जो चुनाव लड़ते थे, मतलब राजमहल से जो भी चुनाव लड़े उनके संचालक हुआ करते थे। बीजेपी क्यों ज्वाइन किए थे वो, ये कहानी थोड़ा बताइए। डॉक्टर रमन सिंह लोकसभा का चुनाव। अच्छा, एक चीज़ और, सिद्धार्थ सिंह के बेटे विक्रांत सिंह जो जिला उपाध्यक्ष है, इस बार बीजेपी से प्रमुख दावेदारी कर रहे हैं, मतलब बीजेपी से उनको बताया जा रहा है कि प्रत्याशी हो सकते हैं प्रमुख रूप से। ये एपिसोड थोड़ा बताइए। नहीं, चूँकि सिद्धार्थ सिंह जी रमन सिंह जी के उनके रिश्तेदारी का मामला था, और रमन सिंह जब लोकसभा का चुनाव लड़े डॉक्टर साहब, तो सिद्धार्थ सिंह जी ने को मोतीलाल जी वोरा का कांग्रेस का काम करने के बजाय परिवार के मामला होने के कारण उनको भारतीय जनता पार्टी का काम करना पड़ा था। और फिर ऐसी परिस्थितियां बनी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए डॉक्टर साहब। तो प्रदेश के मुखिया होने के नाते पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनको तय करना था कौन 2003 में लड़ेगा नहीं लड़ेगा। उससे पहले वो प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए थे, राज्य मंत्री केंद्रीय से इस्तीफा दिलाकर। वो भी इस कारण से कि पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ताराचंद जी साहू की तबीयत खराब हुई, उनको हार्ट अटैक हुआ था, तो उनको 12 विधायक छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन कर लिए थे। नहीं, मुख्य कारण तो ताराचंद जी की तबीयत अचानक से चुनाव के जस्ट पहले खराब हुई थी, तो चुनाव में पूर्णकालिक अध्यक्ष काम कर पाए, इसलिए केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा दिलाकर डॉक्टर साहब को प्रदेश अध्यक्ष भाजपा बनाया गया था, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और वो चुनाव जीत लिया। ये बातें होती, मैं आपको टोकूंगा यहाँ पे, कि जब पूछा गया छत्तीसगढ़ को लेकर कि कौन जाएंगे, तो उसमें रमेश बैस जी भी थे। रमेश बैस जी से पूछा गया था कि भाई आप छत्तीसगढ़ संभालेंगे। 3 बड़े नेता थे जो केंद्र की राजनीति में अपनी हिस्सेदारी जिनकी थी। एक डॉक्टर दिलीप सिंह जुदेव, वो भी मंत्री थे, रमेश बैस वो भी मंत्री थे, डॉक्टर रमन सिंह वो भी मंत्री थे। तो चूँकि अचानक से ताराचंद जी की, अच्छा उस समय 3 मंत्री थे, उस समय 3 मंत्री थे। सेंट्रल के अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, और उनमें से मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन पूछा गया होगा कि कौन मंत्री पद। ऐसी चर्चा होती है कि भाई रमेश बैस जी से पूछा गया था, रमेश बैस जी ने मंत्री। अब ये तो मेरी जानकारी का मामला नहीं, लेकिन पूछा गया होगा कौन मंत्री पद छोड़कर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालने को। डॉक्टर साहब तैयार हो गए, डॉक्टर साहब बनाए गए, तो इसका मतलब तैयार हुए होंगे तभी तो बनाए गए होंगे। उनका इनाम उनको मुख्यमंत्री के रूप में मिला, 3 बार मुख्यमंत्री बने वो। 3 बार मुख्यमंत्री रहे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव का ऐलान कर दिया है, 12 अप्रैल को मतदान होंगे और 16 अप्रैल को मतगणना, मतलब विधायक 16 अप्रैल को मिल जाएंगे। इस बार चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? चूँकि मुद्दे तो साइड, और एक साइड में शायद मेरे हिसाब से देवराज सिंह के निधन के बाद जो हालात बने, जिस संदिग्ध मौत हुई, तमाम विवाद हुए, राजमहल की लड़ाई, तो ये सब भी मुद्दे रहेंगे इसमें। मैं जितना देवव्रत या उस विधानसभा क्षेत्र को जानता हूँ, समझता हूँ, देवव्रत और उनके परिवार को जानता हूँ, समझता हूँ, और जैसा आप संभावित कौन कौन लोग चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं उसकी सूची आप तक होगी। जैसे मैं बता दूं, मैं आपको बड़े से यहाँ पे टोक देता हूँ, सूची भी बता देता हूँ। पद्मा देवी कांग्रेस से टिकट मांग रही है, मतलब उनकी पूर्व पत्नी, पहली पत्नी, और स्मृति भार्गव जो जबलपुर से है, जो उनकी देवराज सिंह की बहन है, हाल ही के दिनों में टीएस सिंहदेव से मुलाकात की है, चर्चा है टिकट मांग रही है। उनके अलावा पूर्व विधायक गिरवर जंघेल जो विधायक रहे वहाँ पे। तीसरे नंबर पर जो मैं प्रोफेशनल कांग्रेस से अध्यक्ष हैं उत्तम ठाकुर, उनका नाम है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष यशोदा वर्मा, जिला पंचायत सदस्य निर्मला विजय वर्मा, जिला पंचायत सदस्य ममता राजेश पाल, जिला महामंत्री जो वहाँ की सचिव, कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं रंजीत सिंह चंदेल, और दशरथ जंघेल, इनके नाम की चर्चा है कांग्रेस की ओर से। बीजेपी की ओर से विक्रांत सिंह जो जिला उपाध्यक्ष है जिला पंचायत के, उनके अलावा कोमल जंघेल जो 2 बार चुनाव हार चुके हैं। कोमल जंघेल गंडई से एक आते हैं नेता, भाजपा के नेता है खम्बन ताम्रकर, और लोकेश्वरी जंघेल जो पुरानी महिला कार्यकर्ता बीजेपी की पदाधिकारी है। इनके नाम की चर्चा है। कहा जा रहा है कि सिंपैथी के दम पर, सिंपैथी वोट गेन करने के लिए बीजेपी कांग्रेस जो है पद्मा देवी जी को, जो देवराज सिंह की पूर्व पत्नी है, उनको टिकट दे सकती है। पिछले 1.5-2 साल का अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उतना संपर्क में नहीं था, लेकिन मेरे से उनका बड़ा लगाव था, तो बराबर मेरे से चुनाव चूँकि नगर निगम का अभी प्रस्तावित हुआ, तो मेरे से
कि चुनाव लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे, ये पूछते थे ये 2-3 महीना पहले। लेकिन 1.5-2 साल मेरा बहुत संपर्क उनके साथ नहीं रहा, क्योंकि मेरे भी घर में व्यक्तिगत कारणों से मैं शहर में नहीं रहा। खैरागढ़ की राजनीति का अगर इतिहास अगर आप देखोगे तो खैरागढ़ की राजनीति में खैरागढ़ राज परिवार का अपना कांग्रेस की राजनीति में बहुत महत्व रहा है। सीपी बरार स्टेट में देवव्रत की दादी स्वास्थ्य मंत्री थी और लोग बताते हैं कि वो नेहरू जी को राखी बांधते थे। उसके बाद खैरागढ़ की राजनीति से प्रभावित होते हुए रश्मि देवी जी को विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ा और रश्मि देवी कई बार लगातार विधायक रही। देवव्रत की चाची गीता देवी भी कई बार विधायक रही राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से। देवव्रत के चाचा शिवेंद्र बहादुर सिंह लोकसभा के सांसद रहे और वो राजीव गांधी के साथ सहपाठी रहे एक ही क्लास में। और जिस क्लास में राजीव गांधी परिवार से काफ़ी क्लोज रहे हैं। गांधी परिवार, नेहरू गांधी परिवार बोला जा सकता है। शिवेंद्र बहादुर के बारे में तो यहाँ तक बताया जाता है कि जब राजीव गांधी टिकटों के वितरण को लेकर मध्य प्रदेश अविभाजित को लेकर नेताओं के साथ बैठते थे तो बोलते थे 39 आप लोग अनुशंसित कर दीजिएगा, एक छोड़ दीजिएगा, शिवेंद्र बहादुर को मुझको टिकट देना पड़ेगा, वो मेरा दोस्त है। और बताते हैं जिस क्लास में राजीव गांधी पढ़ते थे उस क्लास का कैप्टन शिवेंद्र बहादुर सिंह। देवव्रत के घर में एक फ़ोटो है जो वर्तमान में भी होगा, उसमें देवव्रत के चाचा शिवेंद्र बहादुर सिंह कोट और पैंट में है और राजीव गांधी हाफ पैंट और हाफ शर्ट में है। तो वो ये बताता है कि गांधी परिवार से इनका क्या रिश्ता रहा और क्या संबंध रहा। यहाँ तक लोग बोलते हैं कि गांधी परिवार के यहाँ खैरागढ़ परिवार को सिक्योरिटी चेक की जरूरत नहीं। और ऑनलाइन में बात होती थी फोन पे, हाँ, और एक घटनाक्रम है, ये भी यहाँ के लोगों को नहीं मालूम है। पद्मा देवी के भाई समाजवादी पार्टी से खजुराहो से विधायक थे, जब 4 समाजवादी पार्टी के विधायक मध्य प्रदेश में विधायक हुआ करते थे। तो देवव्रत ने चारों विधायक को कांग्रेस प्रवेश करवाया और चारों विधायक को कांग्रेस की टिकट देके कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ाया। उसमें विक्रम सिंह जुदेव, ये उनके साले साहब हैं, नाती राजा उपनाम के रूप में उनको बुलाया जाता है। वो पिछले 4 बार से कांग्रेस के मध्य प्रदेश में विधायक हैं। तो इनका परिवार कांग्रेस से, इनके परिवार का रिश्ता बहुत बहुत गहरा रिश्ता रहा और बहुत मतलब बहुत कांग्रेस के जितने सो कॉल्ड जो टॉप लीडर्स हैं उनसे इनके व्यक्तिगत ये बातें भी बोलते हैं कि आखिरी समय में देवव्रत सिंह का झुकाव कांग्रेस की ओर ज़्यादा हो गया था। वो लोग बातें भी ये भी करने लगे थे कि कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, चूँकि विज्ञापन वगैरह भी वो अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर जारी भी किए, तो उसमें भूपेश बघेल की फ़ोटो हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं झुकाव तो आखिरी समय में रहा होगा और पार्टी चाहती कि उस परिवार के साथ अब दोबारा साथ चलना चाहिए। कांग्रेस में झुकाव का मामला नहीं, कांग्रेस के ही लोग 50 साल 60 साल 70 साल से कांग्रेस के आखिरी वो कांग्रेस के प्रति उनका लगाव, उनका झुकाव, वो चर्चाएं थी ना जोगी कांग्रेस से। हाँ, नेचुरल है। वो तो सार्वजनिक कर दिया था कि 2 लोग जोगी कांग्रेस के अलग से पार्टी बनाएंगे या जो कुछ भी मामला था। लेकिन खैरागढ़ का चुनाव में देवव्रत प्रासंगिक रहेंगे, अटेंडेंस रहेगी, उनकी उपस्थिति रहेगी, ठीक ठाक वो पूरा चुनाव का मुद्दा रहेंगे, मेन मुद्दा। मतलब देवव्रत, स्वर्गीय देवव्रत सिंह विनीत जो लिखेगा वो खैरागढ़ का चुनाव जीतेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, चूँकि इस बार चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी इमोशनल चुनाव भी रहेगा। एक तरह से इमोशनल चुनाव मतलब ये कि नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा देवव्रत सिंह के नाम पर, और हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम जो है जल्दी से जल्दी जी। और आप जैसा बता रहे हैं कि विक्रांत सिंह भी प्रत्याशी होने का दावा उन्होंने किया है, विक्रांत सिंह प्रत्याशी होंगे, तो 2 बार से भरपूर चर्चा रही कि विक्रांत सिंह बीजेपी से विधायक के प्रत्याशी होंगे। लेकिन वो जो लोधी का प्रयोग था, वो लोधी का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी को
2 बार सफलता दिया था। तो उस कारण से विक्रांत सिंह प्रत्याशी नहीं बनाए गए थे। तो अभी जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है छत्तीसगढ़ की राजनीति का, इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से कोई चुनाव लड़ी ऐसा अभी तक दिखा नहीं है। और देवव्रत का उपचुनाव उनके निधन के बाद का, ये उपचुनाव में देवव्रत के परिवार से अगर कोई लड़ रहा है तो वो चुनाव देवव्रत के इर्द गिर्द ही रहेगा। लोग देवव्रत को श्रद्धांजलि देने के लिए मतदान करेंगे। देवव्रत को श्रद्धांजलि देने के लिए लोग मतदान करेंगे, बिल्कुल सही कहा। अब देखने वाली बात यह कि अब आने वाले समय में कब पार्टी जल्द से जल्द मंथन करती है, प्रत्याशी चयन को लेकर बातें होंगी, पैनल बनाए जाएंगे, संगठन का प्रभारी भी बनना है, बीजेपी की ओर से प्रभारी बनाए जाएंगे, कांग्रेस की ओर से प्रभारी बनाए जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि कौन होंगे प्रभारी और क्या रणनीति होगी पार्टी की, चूँकि हाल फिलहाल में बहुत कुछ सामने आने वाला है और भिलाई टाइम्स की टीम कोशिश करेगी कि उन सब चीज़ों को रोजाना एक न एक न्यूज़ हम वेबसाइट के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट करके ये बताइए कि और कुछ मुद्दे छूट गए हैं जिसको हमको लेकर आना चाहिए। चूँकि हम खैरागढ़ जाएंगे तो बहुत सारी कहानियाँ, किस्से, चूँकि रियासत है, इतिहास है, तो सब कुछ सामने आएगा। राजनीतिक घटनाक्रम बहुत सारे, खैरागढ़ मतलब राजघराना मतलब बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो उन सब विषयों पर बात करेंगे। आप सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम उस पर काम कर सकें। शुक्रिया।